हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे भारतीय समाज का, जो कि हमारा ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम इसके हिंदी की नोट्स को देख रहे हैं और इसमें आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इस पीडीएफ की, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का सेकंड पेपर है यूपी पीसीएस ऑप्शनल का। और इसमें से इग्नू के जो आपके एमएसओ के पेपर होने वाले हैं, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर, उसके भी टॉपिक इसमें कोइंसाइड होते हैं, मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या है। ये सेकंड पेपर है, भारतीय समाज मतलब कि इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर क्या है, भारतीय समाज में समाज को हम कैसे देखते हैं, संरचना क्या है इसका, है ना, क्या कैसे कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर क्या है, परिवर्तन कैसे हो रहे हैं भारतीय समाज में। तो एक तो टॉपिक है हमारा यहाँ पे भारतीय समाज का परिचय, मतलब जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसका एक इंट्रोडक्शन। तो भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य क्या है, किन पर्सपेक्टिव के थ्रू हम भारतीय समाज को अध्ययन करते हैं। तो भारतीय विद्या, जीएस घोरे साहब है ना। तो इसमें सबसे पहला परिप्रेक्ष्य हमारा इसमें कौन सा है, एक है हमारे भारतीय विद्या, जीएस घोरे साहब। तो इनके अनुसार हम देखते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद है एमएन श्रीनिवास, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव फंक्शनलिज्म है ना। कोई कार्य हो रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन है वो कार्य कर रहा है, जैसे कि विवाह है ना, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मुंडन है, मरचटना है, ये क्या है, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, कैसे सोसाइटी फंक्शन कर रही है। एक सोसाइटी में नियम बना दिया है कि एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बनते हैं, उनके माँ बाप से रजामंदी होती है, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं शादी होने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, भाग जाएं, विश्वासघात करें, ऐसा नहीं है ना। एक फंक्शनलिज्म है, एक सिस्टम है, एक तरीके से फंक्शन काम करते हैं। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स करके, ये फंक्शन है। तो ये एक सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड तरीके से ही काम करता है। वैसे ही एक विवाह फंक्शन है हमारा, एक इंस्टीट्यूशन है जो पहले से ही निर्धारित समाज में, हमारे ट्रेडिशनल में, परंपराओं में जो उसमें चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, है ना, वो उसी तरीके से चलता है। जैसे जूता चढ़ाई हो गई, जयमाल हो गया। तो ये क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद अलग चीज़ हो गई, और ये है हमारा फंक्शनलिज्म, जो सोसाइटी कैसे चलती है ना। फिर उसके बाद आती है और कौन सा पर्सपेक्टिव है हमारे भारतीय समाज को पढ़ने के लिए, तो वो है मार्क्सवादी समाजशास्त्र। कि मार्क्सवादी तरीके से अगर हम समाजशास्त्र, हमारे इंडियन समाज को देखें, तो वो कौन देखते हैं, ए आर देसाई देखते हैं। ये भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट थिंकर है ना। ये भी इंडियन समाजशास्त्र के पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, विज्ञाता हैं। तो पहले तो हम भारतीय विद्या के अनुसार देखेंगे कि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे था। हम लोगों ने अपना जो, जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, या और भी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बिहार में कई सारी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, साउथ में कई सारे कवि थे और ऋषि मुनि थे जो अपने लेख लिखते थे, वेद वेद हैं हमारे, पुराण हैं। तो इन इंडियन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन के हिसाब से जीएस घोरे ने भारतीय समाज को के अध्ययन को का पर्सपेक्टिव लिया है। और संरचनात्मक प्रकार्यवाद मतलब कि जो कंस्ट्रक्टिव फंक्शनलिज्म है, वो एमएन श्रीनिवास ने इस परिप्रेक्ष्य को लिया है। और मार्क्सवादी समाजशास्त्र के थ्रू अध्ययन कर रहे हैं हमारे ए आर देसाई साहब। तो आप याद हो गया होगा आपको कि कौन किस पर्सपेक्टिव से भारतीय समाज का अध्ययन कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया पहला चैप्टर, पहला टॉपिक कह सकते हैं, या पहला चैप्टर कह सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य क्या क्या है। दूसरा टॉपिक है भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उस पर जो औपनिवेशिक शासन हमारा हुआ है, जिसमें हम डोमिनियन रहे थे ब्रिटिश के, है ना। ब्रिटिश ने एक तरीके से इंडियन कॉलोनी की तरीके से हमें ट्रीट किया था। और यहाँ से सभी जो है ऐसे करके जो हमारा भारत देश था, ये पूरा म्यांमार सब मिल के था। तो यहाँ से पहले बंगाल में जो है सिराजुद्दौला को हटाकर 1756 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अधिकार अपनाया, और वहाँ पे 3 क्षेत्रों की, उड़ीसा, बंगाल, बिहार की दीवानी प्राप्त करके धीरे धीरे यहाँ से लूट मचाते हुए उन्होंने मद्रास और बॉम्बे में प्रेसिडेंसी स्थापित करके पूरा एक
कंस्ट्रक्टिव तरीके से भारत को लूटा है, तो उसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा है ना। जैसे कि उन्होंने 1947 के बाद भी अपने ही जैसे संस्कृति को अपनाने वाले जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स की संस्कृति को फॉलो करने वाले थे, उनको ही बैठा के गए ताकि ये हमारे फेवर में रहेंगे ब्रिटिशर्स, है ना। तो एक तरीके से ये हमारी आज़ादी नहीं, हमें आज़ादी को, फ्रीडम को ग्रांट किया गया, है ना। तो इस तरीके से भारतीय समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देख रहे हैं कि जो डोमिनियन शासन था हमारा, औपनिवेशिक शासन का क्या भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। इसमें हम टॉपिक पहले देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद जो हमारी इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है, कि इंडियन नेशनलिज्म है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है हमारे इंडियन नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म की अगर थॉट देखें तो ये 1857 की क्रांति से, जब मंगल पांडे ने मना किया कि हम कारतूस नहीं अपने मुंह से निकालेंगे और गोली मार दी अपने ऑफिसर को, तो वहाँ से ही विद्रोह झलका और सभी लोग ने एक राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं उसमें, जिसमें केवल जमींदारों और राजाओं ने भाग नहीं लिया क्योंकि उनका उसमें कोई हित नहीं था, लेकिन जो 80% भारत की जनसंख्या थी और जो कि उसमें किसान थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया 1857 की क्रांति में। और एक समय ऐसा आ गया था कि पूरे ब्रिटिश जो भी सैनिक थे वो सब समाप्त हो गए थे और पूरा देश जो है ब्रिटिशर से आज़ाद हो गया था। लेकिन उसके पश्चात राजाओं ने ब्रिटिशर्स का सहयोग देकर धीरे धीरे उन्हें अपने सैनिक दिए, अपने सेनाएं दी, और उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फिर से कब्जा कर लिया भारत पे। तो ये एक तरीके के अपने 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 जो है हित साधने की बात थी वहाँ पर, है ना। क्योंकि किसान और जितने भी सैनिक थे, इंडियन भारतीय सैनिक, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। किसान अपने फसल पर इतना लगान नहीं दे सकते थे, तो इसका ये विरोध हुआ था, उस समय की ये परिस्थितियां हैं। अच्छा, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल्स थे, है ना, उनका कुछ आधुनिकीकरण भी हुआ है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन का इसी पे ये प्रभाव है। पहला तो प्रभाव हुआ कि एक राष्ट्रवाद की भावना जन्मी औपनिवेशिक शासन के कारण। दूसरा क्या हुआ, हमारे जो ट्रेडिशंस थे उनका कुछ आधुनिकीकरण हो गया, कुछ हम नए तरीके से मनाने लगे। जैसे कि हमारी दिवाली है, पहले हम क्या करते थे, दीपों से ज़्यादातर जलाते थे। आज क्या हो गया, आधुनिकीकरण किया, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से ज़्यादा जलाते हैं, है ना। और भी कई सारी परंपराएं थी, जैसे सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया, है ना, विधवा विवाह को पुनर्चलन किया गया, और भी कई सारी परंपराओं को तोड़कर उनका मॉडर्नाइजेशन किया गया। तो औपनिवेशिक काल में और एक और आधुनिकीकरण देख सकते हैं कि 1940 के अराउंड, 1935 के अराउंड बाबूजी ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने लगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने घोर अनर्थ कर दिया उस समय, जो वहाँ के उनके कांग्रेस के कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। तो ये भी औपनिवेशिक शासन का ही प्रभाव था, क्योंकि गांधी जी भी ना इंग्लैंड से ही बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। तो इंग्लैंड में क्या उस समय वहाँ का कल्चर रहा था और क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने महसूस किया, भाई सब तो डायरी और किताबों में नहीं लिखा जाता। तो उनके साथ उस समय क्या अनुभव रहे होंगे और उन्होंने क्या अपने दिमाग पर उस चीज़ की छाप छोड़ी होगी, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक स्टूडेंट होता है वो एक वीडियो देखकर उसका पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, जीवन ख़त्म हो जाता है। ख़त्म क्या हो जाता है, एक तरीके से वो गर्त में जाने लगता है। तो गांधी जी ने वहाँ पर क्या क्या सीखा ये वही जानते हो, बाद में जो आके यहाँ पे ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने लगे। तो ये भी एक तरीके का चीज़ है कि परंपराओं में आधुनिकीकरण होने लगा। फिर औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन होने लगे, है ना। औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ, विरोध एवं आंदोलन होने लगे। ठीक है, जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद कुछ सैनिक और किसान विद्रोह हुए, और 1857 की क्रांति से पहले भी विद्रोह हुए। उनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, जैसे संथाल विद्रोह है हमारा, मोपला विद्रोह है ना।
और फिर बारदोली का सत्याग्रह है, ये तो 1920 के आसपास है ना। तो इसमें से कई सारे विद्रोह थे जो अपने अपने क्षेत्र में फेमस थे, क्योंकि हमारा भारत जो राष्ट्र था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं, या कई सारी रियासतों का एक समूह था, जिसे हम एक तरीके से भारत कह सकते हैं, जिसमें उस समय का बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आता था। तो इसमें बहुत बड़ा एरिया था, इसमें कई सारे राजा रियासतें कार्य कर रहे थे उस समय। तो उनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह जन्मे थे, है ना, जो कि औपनिवेशिक काल के कुछ दौरान हुए थे, मतलब कि 1757 से 1947 के बीच, और कुछ उससे पहले कुछ उससे बाद ऐसे हुए थे। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि क्या इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा है औपनिवेशिक शासन का। औपनिवेशिक शासन मतलब हमारा जो डोमिनियन स्टेट था, या जो उन्होंने हमने कॉलोनी बनाई थी, कॉलोनाइजेशन इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। और सामाजिक सुधार भी कुछ हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, है ना, जैसे कि हम सुनते हैं ये सती प्रथा हटाया, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई दयानंद सरस्वती द्वारा, वेदों की और लौटो कहा गया। फिर स्वामी विवेकानंद जी आए, और भी मुस्लिम समाज में भी कई सारे धर्म सुधार हुए, है ना, अहमदिया आंदोलन जिसे कहते हैं। तो ये भी समाज सुधार, इन सभी आंदोलनों को भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या समाज सुधार हुए, और उन दौरान उस औपनिवेशिक काल के दौरान क्या विरोध हुए, उन आंदोलनों को भी हम डिटेल में इन टॉपिक्स में देखेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर हम कह सकते हैं। दूसरे चैप्टर में हमारा ये सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर चल रहा है। हम्म दूसरे चैप्टर में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले में तो हमने भारतीय समाज का परिचय देख लिया, अब सामाजिक संरचना कैसी है भारत के परिप्रेक्ष्य में से देखेंगे, या जर्नल भी। तो सामाजिक संरचना क्या है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल, हम इसे क्या कहेंगे, हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरीके से हम समाज में रहते हैं। कि भाई अगर हम रहते हैं तो हमारा गली है, और उसमें गली में कुछ मोहल्ले के बहुत ही खास लोग हैं, फिर पूरा एक सिटी है, और क्या कहते हैं, एक पूरा आवास विकास कॉलोनी कह सकते हैं, एक छोटी सी कॉलोनी है ना, पार्क में सब मिलते हैं। फिर उसके बाद एक पूरी सिटी है, फिर सिटी में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फिर जिले में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, या ब्लॉक लेवल पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर एक हम स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट के बाद हमारा कोई देश है, या नॉर्थ, है ना, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हायरार्की में बटी हुई हैं। तो एक सामाजिक संरचना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हमने देखा, वैसे ही सामाजिक संरचना हमारे रिश्ते और नातेदारी में भी है, और कार्य समूह में भी एक संरचना है। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो उनमें पहला पॉइंट आता है ग्रामीण एवं एवं कृषिक सामाजिक संरचना। तो अभी हम किस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संरचना को देख रहे हैं, ग्रामीण एवं कृषिक सामाजिक संरचना। मतलब ग्राम स्तर पर और कृषिक स्तर पर अगर हम सामाजिक संरचना को देखें, तो इसका डिस्कस हम इस पॉइंट्स में करेंगे, जैसे भारतीय ग्राम का विचार एवं ग्राम अध्ययन। तो पहले भारतीय ग्राम का विचार देखेंगे, उसका ग्राम अध्ययन करेंगे कि भारतीय ग्राम कैसे होते हैं, इंडियन की जो विलेजेस होते हैं उसका विचार देखेंगे कि वो क्या होते हैं, वहाँ पे क्या क्या कार्य होता है, वहाँ पे लोग जीविका का कैसे कमाते हैं, और कैसे अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। जैसे कि मार्क्स ने कैसे सोसाइटी को एनालिसिस किया था, मार्क्स ने सोसाइटी को एनालिसिस किया था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जैसे जैसे लोगों को अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को वो डिमांड करते हैं, वैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होते हैं। कि मतलब उन जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए संसाधन इकट्ठा किए जाते हैं। फिर कुछ लोग उनको बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे वर्कर है, मैनेजर है, या उसके कैपिटलिस्ट है। तो उस हिसाब से सामाजिक संरचना को हमने एनालिसिस किया था। वैसे ही हम ग्राम स्तर पर देखेंगे कि इंडियन विलेजेस जो हैं उनमें कैसे ग्राम का अध्ययन स्टार्ट हुआ और कब हुआ। तो कृषक सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास हुआ, है ना, कि पट्टा बांट दिया राजाओं ने कि आप इस पट्टे पे काम किए, इतना इतना भाई बिस्वा का है, और आप यहाँ से फसल उगाइए, फसल का 40% या 30% भाग हमें दीजिए। तो ये पट्टेदारी व्यवस्था हो गई, जिसमें कहते थे पट्टा दिया और कबूलियत लिया, तो कबूल करके उन्होंने बताया कि हम इतना आपको धन और या अनाज देंगे। फिर कुछ भूमि सुधार कार्यक्रम हुए, लैंड रिफॉर्म्स हुए 1950 के आसपास। तो सबसे पहला हमारा जो भारतीय संविधान संशोधन एक्ट था वो भूमि सुधार से ही रिलेटेड था,
क्योंकि उससे पहले जो था जमींदारी प्रथा लागू थी, जिसमें जमींदारों के पास सारी भूमि होती थी और वो कुछ कार्य नहीं करते थे, बस वो लोगों से टैक्स जो है टैक्स टाइप का कुछ वसूल करते थे और सरकार को देते थे। लेकिन वो ब्रिटिश सरकार ही चली गई, तो वो अब टैक्स किसको देंगे? तो भूमि सुधार के थ्रू जमींदारों को ही पहले खत्म किया गया। तो जमींदारी एबॉलिशमेंट एक्ट भी आया, है ना। तो इस तरीके से हम ग्रामीण और कृषि सामाजिक संरचना को देखेंगे। उसके बाद आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को, जो हमारा जाति है, जाति को हम क्या कहेंगे? कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को हम स्टडी करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य, उसके उनको किन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो एक तो जीएस घोरे साहब की पर्सपेक्टिव है, एक एमएन श्रीनिवास की पर्सपेक्टिव है, और दूसरी है लुई ड्यूमा की है, आंद्रे बेते की है। तो इन चार जो सोशोलॉजिस्ट थिंकर है, इनके हिसाब से हम जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को देखेंगे। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, दूसरे ही चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे जाति व्यवस्था की अभिलक्षण। जो भी हमारी कास्ट सिस्टम है, उसके अभिलक्षण क्या है, कैसे हम उसको देख सकते हैं कि ये इसके अभिलक्षण है, ये यहाँ पे लक्षण नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जाति व्यवस्था चल रही है। जैसे कि क्या कहते हैं, हरिजन ये कार्य करेंगे, या बनिए में व्यापार का काम करेंगे, क्षत्रिय, है ना। तो वो कैसे अभिलक्षण होने चाहिए सोसाइटी में, कि हम बता सकें यहाँ पे जाति व्यवस्था है। उसके बाद आता है अस्पृश्यता, रूप एवं परिप्रेक्ष्य, कैसे अनटचेबिलिटी या टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का रूप क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको देखेंगे। फिर तीसरा टॉपिक इसी में आ जाता है भारत में जनजातीय समुदाय। भारत में जो जनजातीय समुदाय रह रहे हैं, जैसे कि हम उन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट तो हमारे ही कास्ट में से उनको शेड्यूल कास्ट में भेज दिया जाता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स का मेन मतलब है जनजातीय समुदाय। जैसे कि जो जंगलों में एक उनका समाज है, वो किस तरीके से रहते हैं, पत्ते पहनते हैं या वहाँ बम्बू घास का कुछ बना के पहनते हैं, तो उन्हीं को ही शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। और उन्हीं में से कुछ लोग जो है आकर शहरों में रहने लगते हैं और अपनी भाषा भी उनकी चेंज हो जाती है। तो हमें तो नहीं लगता है वो जंगलों में रहने वाले हैं। तो बहुत से परिवर्तन शेड्यूल ट्राइब्स में आ चुके हैं, जैसे कि चंचोइया जाति, और ये बोडो जाति, और कई सारी जनजातियां हैं। और जनजातियां आपके हर एग्जाम्स में आती रहती हैं कि उत्तराखंड की जनजाति बताइए, उत्तर प्रदेश की जनजाति बताइए, ये कौन सी राज्य की जनजाति है, असम की, मध्य प्रदेश की, चेंचू जनजाति है ना। तो इस तरीके से कई सारी जनजातियां हैं। इनके समुदाय के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में जनजातीय समुदाय कैसे हैं, कौन है, कितने हैं, किस किस राज्य में कौन कौन से हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे इसमें। ये हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर चल रहा है, उसका हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है। भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास परिभाषीय समस्याएं, कि जो भारत में जनजातीय हैं, समुदाय हैं, उनकी क्या परिभाषीय समस्या है। मतलब परिभाषा सही समझ में आ जाता है कि जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो वो जंगलों में रहते हैं, तो उनको दवाई की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो परिभाषीय समस्याएं आ रही। फिर भौगोलिक विस्तार, ये जो जनजातीय समूह है वो किस राज्य में कितने हैं, किस क्षेत्र में है, कितनी पॉपुलेशन है, तो भौगोलिक विस्तार। फिर औपनिवेशिक नीतियां और एवं जनजातियां। अच्छा, ब्रिटिश शासन में कैसे उन पर नीतियां थोपी गई थी, कि एक फॉरेस्ट एक्ट आया, जिसमें सभी जंगलों की जो भी संसाधन थे वो ब्रिटिश राज ने अपने नियंत्रण में कर लिए, कि अब जनजातियों का उन पर कोई अधिकार नहीं है, नियम आ गया, अब अगर आप पेड़ काटेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो ये कुछ औपनिवेशिक नीतियां जनजातियों पर थोपी गई। फिर एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे, कि हम एकीकरण कर दें उनका जातियों का, मतलब उनको अपने ही, नहीं कहते आजकल कि आप बैंक अकाउंट खोल लीजिए और फिर आप स्ट्रीम लाइन में आ जाइए, एक अपने सोसाइटी की लाइन में आ जाइए। और स्वायत्तता, या उनको उनके ही क्षेत्र में कुछ स्वायत्तता दे दीजिए, जिससे कि उनको कुछ फंड देकर उनके क्षेत्र में उनको विकास करने की सुविधा दीजिए, विकास करने के अवसर दीजिए। तो ये सभी टॉपिक्स को हम, इन सभी पर्सपेक्टिव को, इन सभी दृष्टिकोणों को हम देखेंगे। ये हमारा तीसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। अब चौथे टॉपिक में आता है, ये फोर्थ टॉपिक है हमारे पास, भारत में सामाजिक वर्ग। जो भी सोशल वर्ग है, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेन वर्ग आता है, क्योंकि
कहा जाता है कि भारत जो है गांव में रहता है, या गांवों में भारत रहता है। तो कृषक वर्ग संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मर का जो सोशल ग्रुप है वो कैसा है, उसकी संरचना क्या है। औद्योगिक वर्ग की संरचना देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वर्ग है, इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। भारत में मध्यम वर्ग कैसे रखता है, जो मिडिल सोसाइटी है, जो सर्विसमैन है, या जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये जो मिडिल वर्ग का भारत है, ये जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, उसके बारे में हम देखेंगे। सोशल ग्रुप, सामाजिक वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ टॉपिक हमारे पास आता है भारत में नातेदारी की व्यवस्था। कैसे रिश्ते हम निभाते हैं, क्या नातेदारियां होती हैं, ये फिफ्थ टॉपिक है हमारा, है ना। दूसरे चैप्टर में सामाजिक संरचना में भारत में वंश एवं वंशानुक्रम, कैसे हम वंश को और वंशानुक्रम को निभाते हैं, है ना। जैसे सिंधिया परिवार है, तो उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद वो उनके कोई लड़के लड़कियां आएंगे तो उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो ये वंशानुक्रम चल रहा है। जैसे कि मुलायम सिंह थे तो अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली। इस तरीके से वंश और वंशानुक्रम भारत में चलता है, और लगभग सभी राष्ट्रों में सभी जगह कुछ ना कुछ चलता है। जैसे ब्रिटेन के मिस्टर हैरी हैं, उन्होंने सोशल जो है क्या कहते हैं रॉयल फैमिली का छोड़ दिया है। तो यही सभी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है दूसरा, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकार। किस तरीके के प्रकार हैं व्यवस्थाओं को, इनको देखेंगे। भारत में परिवार एवं विवाह, कैसे परिवार चलाते हैं, विवाह क्यों करते हैं, ये सब। परिवार की घरेलू आयाम, है ना। फिर पितृतंत्र, हकदारी, श्रम का लिंगाधारित विभाजन, है ना। कि श्रम का लिंगाधारित विभाजन का मतलब है लेबर डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जेंडर, ठीक है ना। लेबर डिवीजन कर देते हैं कि भाई खाना बनाना है तो महिलाओं को ही बनाना है, कमाना है, पैसे कमाना है, लेबर करना है बाहर का, तो वो पुरुषों को ही करना है। तो ये क्या है, लेबर डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको भी हम देखेंगे। फिर आता है हमारा छठा टॉपिक इसी में ही चैप्टर में, क्या है, धर्म एवं समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी। कैसे भाई ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं कि हर सोसाइटी में कोई ना कोई रिलीजन फॉलो हो रहा है और वो उसको आपस में एंजॉय करके मनाते हैं। जैसे कि आप देख लें कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो बॉम्बे या बड़े बड़े मेगा सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे पूरे पूरे फ्लैट होते हैं, या फ्लैट्स के बिल्डिंग्स का एक समूह होता है कि एल्डिको सिटी है, तो वो आपस में मिलकर करवा चौथ मनाते हैं एक पार्क में, है ना। तो ये उनके रिलीजन भी आ जाता है, समाज उनकी सोसाइटी भी आ जाता है। तो वो रिलीजन और सोसाइटी मिक्स होकर, इंटरमिक्स होकर चलती हैं। यही सब बातें इसमें डिस्कस होंगी। भारत में धार्मिक समुदाय भी हैं, है ना। जैसे कि बजरंग दल हो गया, या फिर शाक्य संप्रदाय है, या फिर हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारे जितने भी ये चलते हैं, ठीक है ना। फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं कुछ, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, है ना। इनकी तो कुछ खास समस्याएं नहीं उजागर होती हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं मुस्लिमों की ही उजागर होती हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको कुछ सेम क्या कहते हैं नेताओं में हिस्सा नहीं मिल रहा है ना। ये उनकी समस्याएं कुछ ज़्यादा ही उजागर होती हैं। बाकी सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, इनकी कुछ कम ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सिखों की भी आजकल बड़ी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, है ना। तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे, भारत में सामाजिक परिवर्तन। जो भी सोशल चेंजेस आए हैं, है ना, सोसाइटल चेंजेस कहेंगे हम, सामाजिक परिवर्तन, उनके बारे में देखेंगे। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ, ठीक है। फिर विकास आयोजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना, जिसमें कैपिटलिस्ट भी होते हैं, और मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्स जो व्यवहार इंडस्ट्रीज में होता है, वो उसे मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहेंगे हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर प्राइवेट भी इंटिटीज़ हों और पब्लिक इंटिटीज़ भी हों। पब्लिक इंटिटीज़ का मतलब यहाँ पे है जो सरकारी उपक्रम होते हैं, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, या आपका रेलवे हो गया। प्राइवेट एंटिटीज़ मतलब कि जियो। और जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए तो वो कहते हैं पीपीपी मॉडल। जैसे कि आजकल कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें कि सबसे पहला रेलवे स्टेशन आपका इंदौर है, जो कि पीपीपी मॉडल पर
उसको रीडेवलप किया गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की खूबी है, जहाँ कि हम कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं और जो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी डेवलप करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और क्या हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक में, विकास आयोजना। विकास आयोजना मतलब डेवलपमेंट का एक प्लानिंग होती है, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल, है ना। तो वही विकास आयोजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार हम देखेंगे। फिर संविधान, विधि, सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ, कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उनकी किन दृष्टियों से हम देख सकते हैं। तो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है ना, लॉ के बारे में देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन है, सोसाइटल चेंजेस आ रही हैं। शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। एजुकेशन और एजुकेशन से सामाजिक परिवर्तन कैसे इंटर रिलेटेड है। इसी में अगला टॉपिक है हमारा, भारत में ग्रामीण एवं कृषि रूपांतरण। रूरल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, मतलब ग्राम में, गांवों में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और कृषि एग्रीकल्चर का कैसे रूपांतरण हो रहा है। पहले हल से कृषि चलाई जाती थी, अब जो है सब जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, है ना। ट्रैक्टर आ गए, उनके पीछे ऐसे करके मशीन लगा देते हैं और वो खोदते चले जाते हैं, है ना। तो ये कृषि का रूपांतरण हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया है, ये सभी चीज़ें हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्कीम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देखेंगे, सहकारी संस्थाएं हैं, गरीबी उन्मूलन योजनाएं हैं, हरित क्रांति है, सामाजिक परिवर्तन है ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बारे में हम इसमें देखेंगे टॉपिक में। सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां। तो जो भारतीय कृषि, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है, उसमें कई जो हैं विधियां, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे मेथड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब वो मेथड्स क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जगह उतनी ही है, और एग्रीकल्चर, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें एग्रीकल्चर का आउटपुट प्रोडक्ट भी ज़्यादा चाहिए, हमें खाद्यान्न ज़्यादा चाहिए, गन्ने की फसल का उत्पादन ज़्यादा चाहिए। तो उसको हमें कम से कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करने का, हमारा सघन कृषि उसे कहते हैं, तो उसको हमने अपनाया है। सघन कृषि मतलब एक ही साल में एक ही क्षेत्र में 2 से 3 फसलों को उगाना, और भूमि की उर्वरता भी ना घटे। तो इसी को सघन कृषि कहते हैं, और यही बदलती हुई विधियां हैं। और एक तो विधि और नई आई है, जिसमें 1 एकड़ भूमि पर आप नीचे तो जो है क्या लगा दीजिए, अदरक लगा दीजिए, फिर उसके बाद 1.5 फीट वाली फसलों को लगा दीजिए, फिर बम्बू को लगा के और ऊपर बेल बांध दीजिए। तो मतलब एक साथ ही आप 3 फसलों को बो सकते हैं, एक तो जड़ वाली, एक ऊपर वाली जैसे भिंडी हो गई, और उसके ऊपर एक तने वाली जो आप ऊपर टाट बांध के या बल्लियों से बांध के उसको कर सकते हैं। तो एक ही ज़मीन पर 1 हेक्टेयर में अब एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं। तो ये भी बदलती हुई विधियां हैं एग्रीकल्चर की, है ना। क्योंकि हमें कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, और लोगों की कृषि पर जो आधारित किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना है। ऐसा मोदी जी का जो है बजट में पिछले मैनिफेस्टो था, कि इन किसानों की इनकम को डबल करना है। तो यही बदलती विधियां जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक जो है हमारा कृषि उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी आ गया है फिश फार्मिंग भी हम करें एग्रीकल्चर लैंड में साथ में। फिश फार्मिंग से क्या फ़ायदा होगा, कि पहले तो हम तालाब बनाएंगे, क्यों, ताकि जो बरसात का जल हो वो तालाब में इकट्ठा हो जाए। अच्छा, तालाब बना दिया, उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे उस पानी का, वो तो ठीक है। लेकिन अब ये तालाब में पानी भरा रहेगा, तो इससे अच्छा है वहाँ पर हम फ़िश को ही जो है पालन कर लें, मछली पालन कर लें, तो उससे हमारी डबल इनकम हो जाएगी, कि पानी का पानी मिल गया बरसात का, और उसमें फ़िश भी हमने उपजा ली 6 महीने के सीज़न में। उसी पानी से ही हमने जो है सिंचाई भी कर ली, और फिर उसके बाद इसी पानी को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से जो है मल्टी लेयर और मल्टीपर्पज़ तरीके की हम खेती कर सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि क्या बदलती हुई विधियाँ हैं। फिर ग्रामीण मजदूर, और हाँ, एक और चीज़ है, खेती को हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कि हमने पाइप बिछा दिया ऐसे पूरे, ये 2 हेक्टेयर का भूमि है, यहाँ पे हमने मैकेनाइज्ड कर दिया, एक पूरा सर्वर सेंटर बना दिया, और यहाँ पे हमने मैकेनाइज कर दिया कि इस टाइम पर यहाँ पे छिड़काई होनी है, इस टाइम पर
1 महीने बाद या 15 में दिन बाद इस केमिकल को इतना मिला के यहाँ पे छिड़काई होनी। तो इस तरीके की भी हाईली टेक किसान लोग खेती कर रहे हैं, जिसमें उनको चिंता नहीं होती कि कहाँ पे कब कितना केमिकल डालना है, वो सब प्रोग्राम कर देते हैं एक सर्वर मॉडल पर। तो इस तरीके की भी खेती हो सकती है। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ग्रामीण मजदूर, जो रूरल मजदूर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बंधुआ मजदूर और प्रवास की समस्या, माइग्रेशन हो जाता है लोग, माइग्रेट हो जाते हैं लोग एक जगह से दूसरे राज्य में, है ना। तो उसकी उन समस्याओं को पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आ जाता है हमारा भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हो रहा है, और होना भी जरूरी है, लेकिन उनसे उपजी हुई समस्याओं को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और वो समस्याएं क्या हैं, वो इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैसे भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, ठीक है ना। भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि, भाई जितने भी नगर हैं उनसे रिलेटेड बस्तियां बढ़ रही हैं और वो एक्सटेंड हो रही हैं। जैसे लखनऊ में पहले छोटा सा लखनऊ था, फिर उसके बाद इधर जानकीपुरम विस्तार, फिर और विस्तार, फिर इधर विस्तार। तो लखनऊ भी बढ़ता जा रहा है एरिया के वाइज। एरिया में नहीं बढ़ रहा है, उसकी जनसंख्या और उसका बसावट जो है वो बस रही है, जंगल कम हो रहे हैं और लोगों के रहने का एरिया बढ़ रहा है। ये है श्रमिक वर्ग संरचना, वृद्धि वर्ग संगठन, अनौपचारिक क्षेत्र, बाल श्रमिक, नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती और वंचन। तो जो रूरल एरिया हो, जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे मलिन बस्तियां भी बसने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार के सहयोग से तो वो बस्तियां बसाई नहीं जाती हैं। तो ना उनकी प्लानिंग होती है और ना वो जो लोग हैं वो उसको प्लान करते हैं कि यहाँ से नालियाँ निकले, यहाँ पे हम शौच की व्यवस्था करें, यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था होगी, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। वो बस टाट लगा के और ये बल्ली बल्ली बांध के, पन्नी लगा के वो रहने लगते हैं आसपास, है ना। तो ये नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियां भी बसने लगती हैं। तो मोदी जी ने इसका कार्यक्रम चलाया कि हर सभी को घर मिले, सस्ते घर उपलब्ध की करवाए जाएं। तो इस तरीके से फिर अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा राजनीति एवं समाज, पॉलिटिक्स है। और उसमें समाज का इंटर रिलेशन होता है, जो सोसाइटी है और पॉलिटिक्स है आपस में इंटर रिलेट रहते हैं। उसमें टॉपिक है हमारे राष्ट्र, लोकतंत्र, नागरिकता। जो हमारा नेशन है, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो सिटीजनशिप है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आप न्यूज़ में देखते रहते हैं। दबाव समूह हैं, इन्हें दबाव समूह को क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स अभी रिसेंटली चलने वाला सबसे बढ़िया प्रेशर ग्रुप आपका कौन सा है, किसान संगठन, जिन्होंने मोदी जी के 3 कानून जो लाए गए थे उनको वापस करवा दिया। तो ये सबसे बड़े दबाव समूह कार्य करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक अभिजन होते हैं, कुछ सोसाइटल और पॉलिटिकल उसमें भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके कार्यकर्ता। क्षेत्रवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है, आप उस एरिया के हैं तो आप हरियाणा की भलाई के बारे में सोचेंगे, आप बिहार के हैं तो बिहार की भलाई के बारे में सोचेंगे, आप उड़ीसा है तो क्षेत्रवाद हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं, सीएम उद्धव ठाकरे, कि हम यहाँ बिहार या यूपी वालों को नहीं घुसने देंगे या पंजाब वालों को नहीं घुसने देंगे। हमें सरकारी नौकरियों में महाराष्ट्र में 80% रिजर्वेशन केवल मराठों के लिए ही चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये क्षेत्रवाद है ना। कि हम अपने ही क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देंगे, भले ही उनकी काबिलियत औरों से कम हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो भी सत्ता होती है उसका विकेंद्रीकरण होता है। भाई मुगल शासन भी था तो वो पूरे भारत पर कब्जा नहीं बना पाया, वो केवल दिल्ली में रहते थे। जब दिल्ली में वो संभालते थे सत्ता, तो कहीं इधर साइड में कोई और कब्जा कर लेता था, तो फिर वो सैनिक और अपने उसको भेजते थे, फिर इधर वो सिराजुद्दौला रहने लगे। तो इतने पूरे बड़े भारत में कोई एक शक्ति जो है पूरे क्षेत्र में हर लोगों की समस्याओं को नहीं देख सकती है। 150 करोड़ की जनसंख्या की हर वर्ग, हर समूह की समस्याओं को कोई एक पार्टी और उस एक पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री टैकल नहीं कर सकता है। तो इतने बड़े स्टेट को संभालने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि लोग जो हैं अपनी समस्याओं को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको
पहुंचा सके अपनी समस्याओं को, है ना। तो मुगल शासन भी इतने बड़े उसको नहीं संभाल सका। राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, जो उस समय का मध्य भारत का इतिहास था, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वहाँ पे भी आप देखते थे कि गुर्जर प्रतिहार कहीं यहाँ पे थे, पाल वंश यहाँ बंगाल, सेन वंश यहाँ पे था कहीं पे, राष्ट्रकूट इधर थे कहीं पे, यहाँ पे चोल थे, चालुक्य थे, पांड्य थे, है ना। फिर इधर बादामी के चालुक्य इधर, है ना। तो कितने सारे एक ही समय में कम से कम नहीं तो 8 से 10 बड़े बड़े राजाओं का क्षेत्र था। और उनकी जो टेरिटरी थी वो नदी के इस पार या उस पार या दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ऐसे करके डिवाइड होती थी, है ना। आजकल की डिफाइंड सीमाओं की तरीके से नहीं थी। वो नदियों के इस पार का क्षेत्र इस राज्य का, नदियों के उस पार का क्षेत्र इस राज्य का, इस तरीके से डिवाइड थी। क्योंकि पुल तो थे नहीं ज़्यादातर उस समय, लोग बोट से ही सफ़र करते थे। तो ये है कि इतने बड़े भारत देश को एक कोई शक्ति नहीं संभाल सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से लोग अपने लोगों को चुन कर भेज सकते हैं, और जो चुन के भेजे गए लोग हैं वो अपने पीएम को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से पीएम को हम बता देते हैं कि ये सत्ता का केंद्रीकरण है, या केंद्रीय सत्ता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में अलग है। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना ने कमान संभाल ली। पहले शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन अभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो ये सब चीज़ें, समीकरण चलते रहते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण होता ही रहता है। फिर इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षीकरण, मतलब इसे हम कहते हैं सेकुलराइजेशन। धर्म निरपेक्षीकरण का मतलब है किसी एक धर्म विशेष को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, धर्म विशेष को धर्म का निरपेक्षीकरण करेंगे। ठीक है, वो तो बात सही है कि हम किसी धर्म का सहायता, मतलब धर्म को विशेष को प्राथमिकता नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या है और 18 करोड़ की जनसंख्या चाहती है कि ये मंदिर और ये हमारे घाट जहाँ पर हम पूजा करते हैं, या जो भी क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट हो, या इस मंदिर का डेवलपमेंट हो, या केदारनाथ में इतना टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पे जो त्रासदी आई तो सारा मार्ग डैमेज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्या कहते हैं, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और सभी लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करने जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तो जाहिर सी बात है कि एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बजट में, अपने कार्यों में इस चीज़ की प्राथमिकता दे कि वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के घाटों को वो पुनर्निर्माण कराए। तो यहाँ पे सेकुलराइजेशन का शब्द का वर्ड, धर्म निरपेक्षीकरण का टॉपिक, मतलब पॉइंट निरपेक्षीकरण नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की भलाई के बारे में, लोगों के लिए सोच रही है ना। केंद्र की सरकार नहीं सोच रही कि हमें मंदिर बनवाना है अपने लिए, है ना। क्योंकि लोग चाहते हैं मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि लोग वहां जाते हैं, क्योंकि लोग नंगे पैर 2 किलोमीटर की लाइन में लगे रहते हैं हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के, बाबा के धाम के दर्शन के लिए। तो इसलिए सरकार सोचती है कि लोग इतना चाहते हैं मंदिर में जाना, इसीलिए वो डेवलप करवाती है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सेकुलराइजेशन का मतलब नहीं आ रहा है, ये जो सरकार है वो कार्य जनता के लिए ही कर रही है। यहाँ पे कोई भी ये चीज़ नहीं आ रही कि ये धर्म का निरपेक्षीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। धर्म का निरपेक्षीकरण वहां पर नहीं होता है जब जनसंख्या हो आपकी 16 करोड़ या 18 करोड़ हिंदू की, और आप प्राथमिकता दे रहे हो मुसलमानों की मस्जिद को पुतवाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है कि आप बड़े वर्ग को अवॉइड करके छोटे वर्ग को वोट बैंक बनाने के लिए उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना। जबकि वो अल्पसंख्यक हैं। आप अल्पसंख्यकों को रोटी, रहने का मकान, वो सब दे सकते हैं, लेकिन उनके धर्म के बारे में हज हाउ सही या फिर ये सब चीज़ें हैं ना, तो वो सरकारों को समझना पड़ेगा कि उनको कैसे क्या करना है। इस पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी सेकुलराइजेशन का मतलब यही है कि किसी धर्म विशेष को ज़्यादा प्राथमिकता ना दी जाए, है ना। वैसे धर्म तो पॉलिटी से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि धर्म समाज से जुड़ा है और समाज में पॉलिटिक्स है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये अलग नहीं हो सकती चीज़ है। आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, जो ये हमारा मॉडर्न इंडिया है उसमें कुछ सामाजिक आंदोलन भी होते रहते हैं, जैसे कि कृषक आंदोलन आप जानते ही हैं, अभी रिसेंटली चल रहा है 2020-21 से। फिर महिला आंदोलन भी चलते रहते हैं, जैसे ही कोई रेप कांड होता है दिल्ली में या कहीं भी, तो
महिला आंदोलन चालू हो जाते हैं, उसके लिए वुमेन राइट्स एसोसिएशन और वुमेन के कई सारे कमीशन भी बनाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग और दलित आंदोलन भी चलते रहते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन भी चलते रहते हैं, जिसमें कि एक एनजीटी एक विशेष अदालत है जो इन सभी मामलों से रिलेटेड चीज़ों का संज्ञान लेके उन पर कार्यवाही करती है। इसमें सभी जस्टिस और चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड के मामलों को देखती है। फिर उसके बाद है नरजातीय और अभिज्ञान आंदोलन, है ना, ये ज्ञान से रिलेटेड आंदोलन है, इंटेलेक्चुअल आंदोलन है ये। उसके बाद आता है जनसंख्या गतिकी, जो हमारा जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी डायनेमिक्स क्या है, जनसंख्या कैसे बदल रही है, क्या मुसलमानों की परसेंटेज बढ़ रही है, क्या सिखों की किस राज्य में या किस क्षेत्र में परसेंटेज बढ़ रही है, या क्या कहते हैं हमारा वो जो क्या कहते हैं रेशियो होता है गर्ल चाइल्ड का, वो घट रहा है या बढ़ रहा है किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, या माइग्रेशन हो रहा है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये सब जनसंख्या गतिकी के अंतर्गत आता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स की, किस क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे आगे सरकार को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में ही नॉन दिल्ली रेसिडेंट्स लगभग 50% रहते हैं। तो कोरोना काल आने पर किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो दिल्ली में रहने वाले हैं या जो दिल्ली के बाहर के हैं वहाँ काम करने आए हैं। तो ये सभी पॉपुलेशन माइग्रेशन होने के एक बहुत बड़े इफ़ेक्ट होते हैं, और इनको सरकार को, वहाँ की सरकार को, स्थानीय सरकार को टैकल करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए वही टॉपिक्स हैं। जनसंख्या आकार, वृद्धि होती है, संगठन वितरण कैसा है, जनसंख्या वृद्धि के घटक जन्म मृत्यु प्रवासन माइग्रेशन, है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे होते हैं। जनसंख्या नीति, क्या कोई नीति अपनानी चाहिए किसी जनसंख्या को किसी विशेष क्षेत्र को कम करने के लिए। मान लीजिए दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने लगे बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे इस विशेष क्षेत्र में कुछ जनसंख्या नीति अपना सकते हैं, परिवार नियोजन कर सकते हैं। उभरते हुए मुद्दे जैसे काल प्रभावन, लिंग अनुपात, है ना, रेशियो कहते हैं उसे, जेंडर रेशियो, बाल एवं शिशु मृत्यु दर, जनन स्वास्थ्य। और फिर अगला चैप्टर, अगला टॉपिक हमारा आता है सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। जो भी हमारा सोशल जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि इस लेक्चर में हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाते हैं और आपको केवल इनके टॉपिक्स को के नाम से समझ में आ रहा है कि ये कृषि वर्ग संरचना है या भारत में मध्यम वर्ग है, तो आप उनकी समस्या, उनको चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन डिटेल में पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि आपको उनसे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो किसी सोशोलॉजिकल थिंकर ने कुछ वक्तव्य कहा होगा, उसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ने के लिए आपको फ़ायदा होगा, या आप उसके अलग से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। जो सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं उनकी क्या चैलेंजेस हैं, विकास का संकट है, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, विस्थापन जो हो रहा है लोगों का, पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, भाई लोग तो जो बहुत ज़्यादा है, जगह कम है, तो कभी कभी घूस लेके क्या होता है ना कि पेड़ पौधे या बागों वाली जगह पर जो है इंडस्ट्रीज लगा दी जाती है। तो जब फॉरेस्ट का एरिया सिटीज़ के आसपास कम हो जाएगा तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन की दिक्कत हो जाएगी। तो ये पर्यावरणीय समस्या हो जाएगी। संपोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी नहीं रह गई है ना। लोग बस जैसे चाहें वैसे अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम गाड़ी खूब के हिमाचल प्रदेश भी घूम आए, एक ही साल में मसूरी भी चले जाएं। अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो 80,000 खर्च करके बुर्ज खलीफा दुबई भी घूम आए। अच्छा, घूमना ही है तो अपने भारत देश के टेरिटरी के अंदर घूमिए। इससे पैसा जो है, रोजगार जो है आपके भारतवासियों को ही मिले। अब नहीं आपको यूरोप भी जाना है, यूरोप में 5 लाख खर्च कराएंगे, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए की सब्जी पर चिक चिक करेंगे, है ना। तो अपने ही देश में घूमिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर गरीबी, वंचन, असमानताएं हैं, स्त्रियों के प्रति हिंसा होती है, जैसे ज़्यादातर जेंट्स जो है घर में आके अपना बकवाद करते हैं। जाति द्वंद्व होता है, निर्जातीय द्वंद्व है ना, सांप्रदायिकता है,
है ना। सांप्रदायिकता का मतलब अलग अलग संप्रदाय हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, तो ये सांप्रदायिकता फैल जाती है कि वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो उसको पार्टी दे रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। है ना। धार्मिक पुनर्प्रवर्तन है कि कुछ तो है धर्म चेंज करवा ले रहे हैं। निरक्षरता है, शैक्षिक असमानताएं हैं, तो यही सब सोसाइटल चेंजेस की चुनौतियां हैं। तो इस तरीके से हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया, और ये हमारे समाजशास्त्र के पेपर सेकंड के टॉपिक्स हैं। है ना। ऑप्शनल है हमारा सोशोलॉजी, और जो इग्नू का हमारा एमएसओ का पेपर है उससे भी रिलेटेड इसमें आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये हमने इसका सिलेबस और कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसकी अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।